2√2 ये दिया हुआ। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे प्रांशु, क्या था पहला स्टेप? इनवर्स को एंगल के इक्वल पुट कर देते हैं। लेट अस से एक इनवर्स ये दिया हुआ है, एक इनवर्स ये दिया हुआ है। tan इनवर्स 1/4 को नाम दे देते हैं कि एंगल है अल्फा। tan इनवर्स 2√2 को नाम दे देते हैं ये है एंगल बीटा। सेम नहीं देना है, हो सकता है दोनों की वैल्यू अलग अलग हो। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या करना चाहिए? रेंज लिखनी चाहिए। अल्फा किसकी वैल्यू है? टेंजेंट इनवर्स की। तो अल्फा कहां से कहां रहना चाहिए? -90 से +90। बीटा किसकी वैल्यू है? टेंजेंट इनवर्स की। बीटा कहां से कहां रहना चाहिए? -90 से +90। अगर आप और एक्यूरेटली लिखोगे तो ये इक्वल टू 90 और -90 नहीं आएगा, क्योंकि टेंजेंट 90 डिग्री और -90 पे नॉट डिफाइंड होता है। क्वेश्चन पे फर्क नहीं पड़ेगा, पर बोर्ड में लिख रहे हो तो ये थोड़ा सा करेक्ट लिखने की कोशिश करना। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए? अब देखोगे वो पूछ क्या रहा है। पूछ रहा है ये कि साइन 2 टाइम्स tan इनवर्स sin 2 अल्फा प्लस cos tan इनवर्स 2√2 cos बीटा, इसकी वैल्यू पूछ रहा है कि ये क्या होगा। हमारे पास यहां से अगर मैं लिखूं तो लिखा हुआ है टेंजेंट अल्फा की वैल्यू है 1/4, टेंजेंट अल्फा 1/4 लिखा हुआ है। और यहां से देखें तो टेंजेंट बीटा दिया हुआ है 2√2। ये चीजें दी हुई। अल्फा का क्वाड्रेंट बताया है, टेंजेंट अल्फा की वैल्यू बताई। बीटा का क्वाड्रेंट बताया है, टेंजेंट बीटा की वैल्यू बताई। और उसने पूछा है sin 2 अल्फा प्लस cos बीटा की वैल्यू बताओ। ढूंढना शुरू करते हैं। sin 2 अल्फा की वैल्यू निकालनी है। मेरे पास अल्फा की टर्म्स में क्या है? टेंजेंट अल्फा। क्या मैं टेंजेंट अल्फा से sin 2 अल्फा की वैल्यू लिख सकता हूं? है फॉर्मूला, sin 2a का फॉर्मूला होता है। क्या होता है sin 2a का फॉर्मूला टेंजेंट की टर्म्स में? क्या होगा रणविजय? sin 2a का फॉर्मूला टेंजेंट की टर्म्स में क्या है बताओ? 2 टेंजेंट a डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर। ये सबसे पहले दिन जो लिखवाए थे कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनके बिना काम नहीं चलेगा। तो sin 2a को टेंजेंट की टर्म्स में ऐसे लिखा जा सकता है। sin 2 अल्फा लिखना है, डायरेक्टली लिख लेते हैं, टेंजेंट ही दिया हुआ है। 2 टाइम्स टेंजेंट अल्फा डिवाइडेड बाय 1 + टेंजेंट स्क्वायर अल्फा, पहली टर्म प्लस cos बीटा की वैल्यू ढूंढनी है। टेंजेंट बीटा पता है, ढूंढना है cos बीटा। तो टेंजेंट बीटा से cos बीटा कैसे निकाल सकते हैं? ट्राइंगल बना लेते हैं बीटा वाला, यहां बीटा यहां 90 डिग्री। टेंजेंट बीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर 2√2, बेस है 1, ये कितना होना चाहिए? हाइपोटेन्यूज 3 होना चाहिए। स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, स्क्वायर रूट 9 बनेगा 3। यहां से मुझे cos बीटा की वैल्यू ढूंढनी है। cos बीटा क्या बनेगा? cos बीटा क्या बनेगा रणविजय? cos बीटा इसके अंदर 1/3 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/3। ट्राइंगल केवल वैल्यू देता है, साइन कौन बताता है? क्वाड्रेंट। अब मुझे क्वाड्रेंट ढूंढना पड़ेगा, बीटा कौन से क्वाड्रेंट में, देखने की कोशिश करो। बीटा की वैल्यू -90 से +90 के बीच में है। -90 से +90 का मतलब हुआ -90 से आगे +90 से पहले, या तो फोर्थ या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट। और क्या जानकारी है बीटा के बारे में? टेंजेंट बीटा पॉजिटिव भी है। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट होगा तो टेंजेंट पॉजिटिव कहां से आएगा? तो इसका मतलब क्या है? बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में क्लियर है? बीटा की वैल्यू -90 से आगे है, 90 से पहले, -90 से आगे पर 90 से पहले, तो फोर्थ और सेकंड क्वाड्रेंट की बात चल रही है। पर टेंजेंट पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही टेंजेंट पॉजिटिव हो सकता है, फोर्थ में तो टेंजेंट नेगेटिव होता है। तो बीटा है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो cos बीटा क्या बनना चाहिए? पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, ऑल साइन टेंजेंट cos। एड शुगर टू कॉफी, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, उसका रेसिप्रोकल टेंजेंट और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, cos और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें सब पॉजिटिव तो cos बीटा भी पॉजिटिव। सारी वैल्यूज आ गई अपने पास। cos बीटा है 1/3, ये वैल्यू और रख दो और उसके बाद सॉल्व कर लो, ये अपना फाइनल आंसर। क्लियर है? देखो क्या बन रहा है, ये बनेगा 41/51। फर्स्ट वाली टर्म या टोटल? टोटल ये बन रहा है। देखो आंसर यही है कि नहीं, फिर सेम बन रहा है। क्लियर?
अगर ये नहीं लिखोगे कि अल्फा कहाँ से कहाँ है, बीटा कहाँ से कहाँ है, तो जब हम ये क्वाड्रेंट की बात करें, इसमें तो क्वाड्रेंट की जरूरत ही नहीं पड़ी, सीधा टेंजेंट अल्फा से काम चल गया। पर यहाँ पर क्वाड्रेंट की जरूरत पड़ रही थी, तो वो जो क्वाड्रेंट ढूंढने का काम है वो नहीं कर पाओगे अगर आपने साथ साथ में एंगल नहीं लिखा है कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में पड़ता है। तो एंगल का ध्यान रखोगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? और बताओ और कौन सा क्वेश्चन? ये था अपना 18 2022 में आया था फाइनल में। तो रणविजय ये तो नहीं होता, ये वाला क्वेश्चन बोर्ड का है, ये तो नहीं हिलता आपसे, क्योंकि आपको साइन 2a का फॉर्मूला नहीं पता। नहीं पता होता तब भी हो सकता है क्या क्वेश्चन? अगर मुझे ये ना पता हो साइन 2a का फॉर्मूला टेंजेंट की 10 वाला कौन सा? 10 वाला तो यही है। नहीं, एक वो tan इनवर्स का था, sin इनवर्स into x square 1 square। नहीं, वो साइन 2a का अगर टेंजेंट में डायरेक्ट मुझे ना पता होता तो मैं क्या करता? साइन 2a का एक फॉर्मूला तो पता है, 2 sin a cos a, इतना तो पता है। तो यहां से मैं सिंप्लीफाई करके 2 sin a cos a से भी सॉल्व करने की कोशिश कर सकता हूं। इसे लिखता मैं 2 sin अल्फा cos अल्फा। बस मेरा थोड़ा सा काम बढ़ जाता। टेंजेंट अल्फा दिया है, अब मुझे साइन अल्फा और cos अल्फा दोनों ढूंढने पड़ेंगे। अगर मैं ढूंढता तो यहां पर अल्फा का ट्राइंगल बनाता। टेंजेंट क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये 1 है, ये 4 है, ये कितना होना चाहिए? स्क्वायर रूट कितना बनता है? 16 प्लस 1 17, रूट 17 इसका हाइपोटेन्यूज बनता। साइन अल्फा की वैल्यू क्या बनती? साइन अल्फा की वैल्यू बनती परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1 डिवाइडेड बाय रूट 17। पर मुझे कौन सा साइन लगाना चाहिए? अल्फा का क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा। अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में आया था हमारे पास? अच्छा, देखा नहीं था। अल्फा था फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पर टेंजेंट पॉजिटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव हो नहीं सकता, तो अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। ये बात देख पा रहे हो? ये अल्फा मैं बोल रहा हूं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे आ रहे? -90 से आगे, 90 से पहले। -90 से आगे चलोगे फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा, 90 से पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में डाउट है, पर टेंजेंट पॉजिटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता नहीं, तो इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो साइन अल्फा भी पॉजिटिव, कॉस अल्फा भी पॉजिटिव होना चाहिए। कॉस अल्फा यहां से निकालेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4 डिवाइडेड बाय रूट 17। ये तो बनेगी वैल्यू, और साइन आएगा पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो ये वैल्यू रखोगे तब भी यहीं पहुंचोगे। ये बनेगा 8 डिवाइडेड बाय 17। इसको एक बार देखो, ये भी 8 डिवाइडेड बाय 17 ही बना। तो अगर ये साइन 2 अल्फा का एंगल टेंजेंट में याद ना हो तो 2 sin a cos a वाले फॉर्मूले से भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसके बिना काम नहीं चलेगा। बात सही? तो ऐसे भी कर सकते। और बताओ और कौन सा क्वेश्चन? आप लोग कर तो रहे हो ना घर पे जाके? ये जो बोर्ड वाली PYQ वाली शीट है, अगर ये अब नहीं कर रहे हो ना तो बोर्ड से 10 दिन पहले 7 दिन पहले नहीं होने वाली ये शीट। ये पक्की बात है कि अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हुए हैं अगर वो भी मैं नहीं कर रहा हूं, जब मैंने टॉपिक किया है तब आपने बोर्ड के PYQ भी नहीं किए, तो हिलेगा नहीं बोर्ड भी। ये तो गलत फहमी में मत रहना। तो अगर साथ साथ काम नहीं कर रहे हो तो भाई आप गलत सब्जेक्ट में बैठे हुए हो, लास्ट में तो हिलेगा ही नहीं। मैं बता देता हूं आपको होने क्या वाला है। जब इंटीग्रेशन शुरू होगा ना तो आपका सारा ध्यान इंटीग्रेशन पे होगा। तब ये चैप्टर्स आपको याद भी नहीं आ रहे होंगे कि इनवर्स वाले टॉपिक में क्या करना था, ये क्या करना था। तो जब इंटीग्रेशन वाला टॉपिक चल रहा होगा तब आपको ये याद सताएगी कि अरे यार वो भी इतने अच्छे से किया नहीं हुआ है, तो वो अंडर कॉन्फिडेंस लेके आएगा। अगर यहाँ पर मेहनत की होगी तो वहां पे आप फुल अपना ध्यान दे सकते हो कि भाई बाकी चैप्टर तो सेटल्ड है, इंटीग्रेशन पे ध्यान दिया तो ये भी काबू में आ जाएगा और सारी की सारी चीजें काबू में आ जाएंगी। तो इस वजह से अगर अभी भी चलना शुरू नहीं करोगे तो वो ट्रेन जब रफ्तार पकड़ेगी ना तब भाग के नहीं चढ़ा जाता। वो लगता है कि मैं पानी पी के चढ़ जाऊंगा ट्रेन में, नहीं चढ़ा जाता भाई। जब आप खड़ी पे नहीं चढ़ रहे हो तो इतने बड़े 30 मार्क का नहीं हो कि चलती चलती ट्रेन में भी चढ़ जाओगे। तो इस वजह से ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहो। 11th क्लास में बाई चांस अगर स्कूल ने ढीले पेपर ले लिए होंगे तो दूसरी बात है, पर मैथ्स 11th 12th का बोर्ड वाला भी कोई इतना ईजी नहीं है कि भाई आप वही बात है कि सो के उठो और उसके बाद क्वेश्चन होने लग जाए। 10th तक की बात अलग थी, 11th और 12th स्पेशली 12th का मैथ सारा कनेक्टेड है, तो इस वजह से इसको हल्के में मत लो। चलो फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना डोमेन वाला टॉपिक। क्वेश्चन सॉल्व करने हमने सीख लिए हैं, पर एक डोमेन वाले क्वेश्चंस बचे। अगर ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो इसमें आप बता सकते हो y क्या है? y एंगल है या साइन की वैल्यू है?
y एक एंगल है, तभी तो आप इनवर्स दिखाई देते हो तो थीटा के सामने पुट करते हो कि जो साइन इनवर्स है ये कोई एंगल अल्फा होगा, ये कोई एंगल बीटा होगा। तो y तो है एंगल जिसकी वैल्यू साइन इनवर्स की जो रेंज होगी उसी में रहेगी। तो y क्योंकि साइन इनवर्स की वैल्यू है तो y रहता है -90 से +90 के बीच में। और अब आप लिख सकते हो साइन y इज इक्वल टू x। तो अगर y की वैल्यू, इस एंगल की वैल्यू -90 से +90 के बीच में रहेगी तो साइन y की वैल्यू -1 से +1 के बीच में रहेगी। अगर आप साइन का कर्व बनाओगे -90 से +90 के बीच में, -90 से +90 के बीच में अगर साइन का कर्व बनाओगे तो वो कुछ ऐसा बनेगा। तो अगर साइन के अंदर जो एंगल है, जो y है, अगर वो -90 से +90 तक जाता है तो जो x की वैल्यू है, साइन y की वैल्यू है, वो -1 से +1 तक जाएगी। तो ये जो x है, x की रेंज होती है -1 से +1। याद ऐसे रख सकते हो कि y तो एंगल है, कौन सी ब्रांच कट की थी हमने, -90 से +90, तो y तो रहेगा -90 से +90 में। जो x है वो साइन की वैल्यू है, तो जहां तक साइन की वैल्यूज जाती हैं x की रेंज वही रहेगी। साइन होता है -1 से +1 के बीच में, तो ये जो x है ये साइन की वैल्यू है। क्यों? क्योंकि जब आप इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखोगे साइन y इज इक्वल टू x, तो x से साइन y की वैल्यू बनती है। तो साइन y की जो जो वैल्यूज हो सकती हैं वही x की वैल्यू हो सकती है। साइन रहता है -1 से +1 के बीच में, तो x भी रहेगा -1 से +1 के बीच में। तब भी रहेगा। अगर ये y मैंने इस केस में लिखा है ना कि अगर साइन इनवर्स x लिखा हुआ है तो y -90 से +90 में ही मिलेगा। पर ये ब्रांच भी हम इतनी कट करते हैं कि जिसमें सारी साइन की वैल्यू इंक्लूड हो जाती है। बाहर लेते तब भी वो -1 से 1 ही रहना था, पर ये हम ब्रांच भी ऐसी ही कट करते हैं कि साइन जहां जहां जा सकता है वो सारी वैल्यूज ऑलरेडी इंक्लूडेड। सिमिलरली y इज इक्वल टू, अगर cos इनवर्स x लिखा हुआ है, सेम लॉजिक यहां पर, जो y है वो cos इनवर्स की वैल्यू है, तो y कहां से कहां रहता है, 0 से पाई के बीच में, और जो x है वो cos की वैल्यू है। अगर आप इसको प्रॉपरली लिखोगे cos y इज इक्वल टू x, तो x cos y की वैल्यू है, तो जो जो वैल्यूज cos y ले सकता है वो वैल्यूज x की आएंगी। तो x है जो cos की रेंज होगी, जो cos की रेंज होगी, cos की वैल्यूज हो सकती हैं, वो x की वैल्यूज रहेंगी। cos कहां से कहां रहता है, -1 से +1। तो cos इनवर्स के अंदर जो भी वैल्यू रखी हुई है वो -1 से +1 के बीच में मिलेगी। साइन इनवर्स के अंदर जो भी वैल्यू मिली दिखाई देगी वो -1 से +1 रहेगी। याद ये रख सकते हो, साइन इनवर्स के अंदर जो वैल्यू रखी जाएगी वो साइन की वैल्यूज के बराबर रहेगी। साइन रहता -1 से +1। कॉस इनवर्स के अंदर जो वैल्यूज रखी जाती है वो जो कॉस की रेंज होती है उनके बीच में रहती है, -1 से +1। सिमिलरली टेंजेंट इनवर्स अगर लिखें तो y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x। सेम लॉजिक से अगर मैं ध्यान दूं तो x की जगह वही वैल्यूज रखी जा सकती हैं जो टेंजेंट x की वैल्यूज हो सकती है। टेंजेंट x की वैल्यूज क्या होती है, -∞ से +∞, सारे रियल नंबर। तो जो टेन इनवर्स के अंदर रखा जा सकता है वो टेंजेंट थीटा की वैल्यूज रखी जा सकती है। दोबारा से देख भी सकते हो, y टेन इनवर्स की वैल्यूज है तो -90 से +90 के बीच में। टेंजेंट के केस में जहां पर टेंजेंट नॉट डिफाइंड होता हो उस एंगल को छोड़ देते हैं, तो ये y की वैल्यूज है। अब अगर मैं टेंजेंट y इज इक्वल टू x लिखूं तो आप देख सकते हो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जो टेंजेंट की वैल्यूज होती है। अगर एंगल -90 से +90 में देखोगे तो टेंजेंट -90 से टेंजेंट +90 में टेंजेंट -∞ से +∞ तक जाता है। तो जो x की वैल्यूज है वो -∞ से +∞ के बीच में सारी की सारी रियल वैल्यूज x ले सकता है। बात सही। इसका यूज कैसे किया जाता है, इसका यूज ऐसे किया जाता है कि अगर मैं ये पूछूं फाइंड डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स लेट अस से x -1, ये पूछा है। डोमेन का मीनिंग है कि इसमें x की कौन कौन सी वैलिड वैल्यूज रखी जा सकती। तो अगर टेंजेंट इनवर्स के अंदर देखूं मैं तो टेंजेंट इनवर्स के अंदर जो रखा हुआ है, जो टेंजेंट की वैल्यूज हो सकती हैं वही x -1 की वैल्यूज हो सकती है। तो जो x -1 है वो कहां से कहां तक हो सकता है, -∞ से +∞ के बीच में हो सकता है। बात सही। तो अगर यहां पर मुझे x की वैल्यूज बतानी हो तो इनइक्वालिटी में सब में मैं 1 ऐड कर देता हूं। इनइक्वालिटीज में एक बात का ध्यान रखना होता है, तीनों तरफ या दोनों तरफ सेम नंबर ऐड कर रहे हो, सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीनों तरफ या दोनों तरफ सेम पॉजिटिव नंबर डिवाइड कर रहे हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
अगर इनइक्वालिटी के तीनों तरफ नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड किया है तो इनइक्वालिटीज उल्टी हो जाएंगी, बस इसका ध्यान रखना। मुझे सब में 1 ऐड करना है तो +1 +1 +1, ऐड सब्ट्रैक्ट करने से इनइक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस इनफाइनाइट में 1 ऐड करोगे अब भी माइनस इनफाइनाइट ही रहेगा। -1 +1 ये x रहेगा, इनफाइनाइट +1 इनफाइनाइट रहेगा। तो यहां पर अगर कोई पूछे कि x की वैल्यूज क्या हो सकती है, x की वैल्यूज माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, मतलब कि सारे रियल वैल्यूज हो सकते हैं। x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। बात सही? एक और क्वेश्चन करके देखो। देखो साइन इनवर्स थ्री एक्स +4 लिखा हुआ है, आपको बताना है इसका डोमेन क्या है। साइन इनवर्स 3x + 4 का डोमेन क्या बनता है, x की कौन कौन सी वैल्यूज होती हैं, हो सकती हैं जो इसके अंदर पुट की जा सकती है। ध्यान क्या रखना है, साइन इनवर्स के अंदर वही वैल्यूज रखी जा सकते हैं जो साइन की हो सकती है। तो साइन इनवर्स के अंदर क्या लिखा है, 3x + 4, तो 3x + 4 की केवल वही वैल्यूज हो सकती हैं जो साइन x ले सकता है, साइन थीटा ले सकता है। साइन थीटा कहां से कहां रहता है, -1 से +1, तो ये जो 3x + 4 है वो -1 से +1 के बीच में ही रहना चाहिए। अब आपको बताना है कि x की वैल्यू कहां से कहां रहती है। इनइक्वालिटीज का रूल केवल ये है, सब तरफ तीनों तरफ सेम नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड किया तो फिर साइन उल्टे हो जाएंगे। तो अगर मुझे सब में से 4 सब्ट्रैक्ट करना है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐड सब्ट्रैक्ट से सब में 4 सब्ट्रैक्ट किया, -5 3x 1 - 4 इज -3, इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। पहला स्टेप, ये बात सही है, इसमें कंफर्टेबल। अब सबको मैं 3 से डिवाइड करना चाहता हूं क्योंकि वैल्यू तो x की निकालनी है ना, तो सबको 3 से डिवाइड करना। 3 कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ध्यान रखना है नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड में आया तब साइन उल्टे होंगे। तो अगर 3 से सबको डिवाइड करें, -5/3 x -1, साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या हो, कहीं पे डाउट है किसी पार्ट? क्लियर? तो x की वैल्यू -5/3 से -1 के बीच में होनी चाहिए। आप लिख सकते हो x बिलोंग्स टू -5/3 से लेके -1 तक x की वैल्यूज लोगे तो ये जो 3x + 4 है वो -1 से +1 के बीच में बनेगा। तो साइन इनवर्स के अंदर जो वैल्यूज बनेंगी वो -1 से +1 के बीच की वैल्यूज बनेंगी। बात सही, समझ में आया? एक और क्वेश्चन करके देखो। बताओ क्या होगी x की वैल्यूज, फाइंड डोमेन, x की कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो इसमें हम रख सकते हैं। कॉस इनवर्स के अंदर जो वैल्यूज आएंगी वो कॉस की रेंज वाली वैल्यूज आएंगी। कॉस जो वैल्यूज ले सकता है वही कॉस इनवर्स के अंदर रखा जा सकता है। -3/20 से 1/4, यही यार। क्या ध्यान रखना है, कॉस इनवर्स के अंदर जो वैल्यूज रखी जाएंगी, कॉस इनवर्स के अंदर है 5x - 1/4, ये वही वैल्यूज हो सकती हैं जो कॉस की रेंज है। कॉस की रेंज क्या है, -1 से +1, -1 से आगे और +1 से पहले। अब यहां से आपको x की वैल्यूज निकालने क्या हो सकती है। -1/4 हटाना है, सब में 1/, हाँ बोलो, सब में 1/4 ऐड कर देते हैं। सब में 1/4 ऐड करेंगे, -1 + 1/4, इसमें 1/4 ऐड किया यही बचेगा, इसमें 1/4 ऐड किया 1 + 1/4। 5 को हटाना है, सबको 5 से डिवाइड कर देते हैं। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे इनइक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर 5 से डिवाइड करें तो ये बन जाएगा /5, इसको 5 से डिवाइड किया कैंसिल, /5। तो x की वैल्यूज यहां से यहां के बीच में मिलेंगी। 4 + 1 5, 5/4, एक 5 कैंसिल, 1/4, ये बनेगा -4 + 1 -3, ये बनेगा -3/20, ये बनेगा।
x की वैल्यू -3/20 से 1/4 के बीच में होनी चाहिए। क्लियर है? इस तरीके से डोमेन के क्वेश्चन किए जा सकते। क्लियर? क्लियर? ये लिखना है साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। बोले इसका डोमेन बताओ कहां से कहां तक होना चाहिए। देखो एक बार, स्क्वायर में चेंज होता है क्या डिपेंड करता है अगर दोनों सेम साइन के हैं, क्या दोनों पॉजिटिव है तो आप स्क्वायर कर सकते हो, इनइक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर नेगेटिव है तो साइन चेंज हो जाएगा। जैसे कि आप इनइक्वालिटी का ही पूछ रहे हो ना, जैसे 3 ग्रेटर देन 2 है, दोनों पॉजिटिव हैं तो इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर से बड़ा रहेगा, इनइक्वालिटी सेम रहेगा। नेगेटिव नंबर्स देखें, -3 -2 से छोटा होता है, स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा 9, ये बनेगा 4, इनइक्वालिटी उल्टी हो जाएगी। तो अगर दोनों पॉजिटिव हैं इनइक्वालिटी यूं की यूं रहती है, दोनों नेगेटिव हैं तो उल्टी हो जाती है इनइक्वालिटी। और अगर प्लस माइनस है तो फिर आपको जो प्लस साइन वाला जो पार्ट है जब स्क्वायर करेंगे तो उसमें आप पक्का नहीं बता सकते कौन बड़ा है कौन छोटा। तो ये केवल सेम साइन के लिए आप रूल बना सकते हो। दोनों पॉजिटिव है तो स्क्वायर कर सकते हैं, दोनों नेगेटिव है तो स्क्वायर कर सकते हैं। इधर सेम साइन रहेगा, इधर नेगेटिव साइन रहेगा। एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं। डोमेन ढूंढते हैं, रेंज उसको बाद में निकालते हैं, पहले एक बार डोमेन का। मुझे इसका डोमेन निकालना है, इसमें कौन कौन सी x की वैल्यूज को रखा जा सकता है। सबसे पहला स्टेप, ये जो साइन इनवर्स के अंदर की वैल्यूज हैं वो केवल जो साइन की वैल्यूज हो सकती है उनको ले सकते हैं। तो ये वैल्यू होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1। एक बात तो ये होनी चाहिए। दूसरी बात, x की वैलिड वैल्यूज तभी मानी जाएंगी जब स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव बन गया तो वैलिड वैल्यू तो है ही नहीं। साइन इनवर्स के अंदर साइन की वैल्यू स्क्वायर रूट में नेगेटिव थोड़ी आ जाएगी। तो अगर स्क्वायर रूट दिखाई दे रहा है तो इसको भी प्रॉब्लम है कि भाई डिफाइंड होने के लिए इसके अंदर वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। तो डिफाइंड होने के लिए x-1 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ये दूसरी बात। इन दोनों बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये एक्स्ट्रा आ गई है, क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट रखा हुआ है। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव अगर आया तो ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं रहेगा। तो स्क्वायर रूट का ध्यान रखा। और साइन इनवर्स के अंदर जो वैल्यूज होंगी वो -1 से +1 के बीच में होनी चाहिए। अब यहां से ढूंढने की कोशिश कर। ये तो ये बोल रहा है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। 1 को इधर भेजा तो एक तो बात ये ध्यान रखनी। इस बात का क्या मीनिंग है, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ध्यान से देखो, स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 की वैल्यू 2 होती है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 की वैल्यू +-2 नहीं होती, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। √4 हमेशा +2 होता है, स्क्वायर रूट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, स्क्वायर रूट की वैल्यू +- नहीं होती। अगर ऐसा लिखा हुआ है x इज इक्वल टू √4 तो x की वैल्यू केवल 2 आएगी। अगर ऐसा लिखा हुआ है x² इज इक्वल टू 4 तो x की वैल्यू +-2 आएगी। ये क्वाड्रेटिक है, दो रूट्स आएंगे, +2 का स्क्वायर भी 4, -2 का स्क्वायर भी 4। और अगर x की वैल्यू √4 लिखी हुई है तो एक ही वैल्यू आएगी और वो है 2। ये ध्यान रखना। तो यहां पर √x-1 लिखा हुआ है तो ये 0 से तो बड़ा हमेशा रहेगा ही। अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो नेगेटिव तो ये वैसे ही नहीं होने वाला। तो स्क्वायर रूट ऑफ x-1 की वैल्यू ग्रेटर देन, ये वाली इनइक्वालिटी को तो ये हमेशा ही सच करता हुआ मिलेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो -1 से तो भाई बड़ा ही मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू -1 से तो बड़ी होती है। मुझे केवल इस इनइक्वालिटी का ध्यान रखना है कि ये कब सच होगी। तो अगर आप इधर की तरफ देखोगे इस इनइक्वालिटी को तो ये लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ x-1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। तो ये जो स्क्वायर रूट ऑफ x-1 है वो 1 से छोटा होना चाहिए। अगर दो नंबर्स को कंपेयर किया है, a लेस देन b है, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो आप जो स्क्वायर करोगे बड़े नंबर का स्क्वायर बड़ा आएगा, छोटे नंबर का स्क्वायर छोटा आएगा। कंपेयर करके भी देख सकते हो। 3 इज ग्रेटर देन 4, अगर आप स्क्वायर 3 इज ग्रेटर देन 2, अगर आप स्क्वायर करोगे 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, दोनों पॉजिटिव हैं तो जब स्क्वायर करते हैं तो जो बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर बड़ा आता है, जो छोटा नंबर है उसका स्क्वायर छोटा आता है।
तो यहां पर अगर 1 बड़ा है इस नंबर से, ये भी पॉजिटिव है, स्क्वायर रूट पॉजिटिव होता है, 1 भी पॉजिटिव है, दोनों का अगर स्क्वायर करेंगे तो x माइनस 1, जो नंबर बड़ा है उसका स्क्वायर बड़ा आएगा और जो नंबर छोटा उसका स्क्वायर छोटा रहेगा। तो यहां से लिख सकते हैं x लेस देन इक्वल टू 2। इन बातों का ध्यान रखें। ये बोल रहा है x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए, ये बोल रहा है x की वैल्यू 2 या 2 से छोटी होनी चाहिए। दोनों बातें एक साथ सच होनी चाहिए। तो अगर दोनों बातों को ड्रॉ करें, x की वैल्यू 1 हो जाए या 1 से बड़ी वैल्यूज हो, x की वैल्यू 2 हो जाए या 2 से छोटी हो जाए, और दोनों बातें एक साथ सच होनी चाहिए। दोनों बातें एक साथ सच होंगी 1 से 2 के बीच में। कोई भी नंबर लेंगे वो 1 से बड़ा मिलेगा, 2 से छोटा मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं x की वैल्यूज 1 से लेके 2 तक होनी चाहिए। स्क्वायर ब्रैकेट का मीनिंग होता है कि 1 हो सकती है, 2 की वैल्यू भी हो सकती है। अगर 1 अलाउड नहीं होता तो मैं इसको ऐसे लिखता कि 1 अलाउड नहीं है पर 2 वैल्यू इंक्लूडेड है। तो इसका मीनिंग हो जाएगा 1 से लेके 2 तक की सारी वैल्यूज। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ये डोमेन है, x की वैल्यूज 1 से 2 के बीच में कोई भी रख सकता। बात सही क्लियर है? स्टेटमेंट वगैरह लिखते हैं ना, वो नहीं करना होता, वैसे नहीं, एग्जैक्टली ऐसे ही लिखना है। ये स्टेटमेंट ही लिखी हुई है, जो वो बोलता जाए वो लिखते जाओ। ये लिखो, ये लिखो, ये वाला स्टेप, उसके बाद आप सीधा इसके बाद ये स्टेप्स लिख सकते हो। मैथ्स की तो खास बात ही है कि ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है अगर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो ये लिखने के बाद आप सीधा ये स्टेप लिख सकते हो। कोई ये नहीं पूछेगा कि आपको कैसे पता चला इसका स्क्वायर इससे बड़ा, कुछ लिखना नहीं, ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है। ये मैं समझाने के लिए लिख रहा था ये सारी बात। आप ये लिख सकते हो इसके बाद, और उसके बाद यहां लिखो लेट अस से 3, यहां लिखो 4 और यहां लिख दो फ्रॉम 3 and 4। 3 and 4 से आप ये बोल सकते हो x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में, इतना सफिशिएंट। बात सही समझ में आया? एक और कर फाइंड द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स माइनस एक्स स्क्वायर। इसका डोमेन निकालना है, ट्राई करो एक बार। अगर आपको इनइक्वालिटीज में दिक्कत आ रही हो, जैसे कि ये वाले क्वेश्चन है कि ऐसा लगे कि भाई इनइक्वालिटीज 11th में ही नहीं पढ़ी, आप एकदम से उन्हीं को यूज करना शुरू कर दिया, तो आप ऑब्जर्व करके भी देख सकते हो कि x की वैल्यूज कौन सी होनी चाहिए। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि स्क्वायर रूट के अंदर x माइनस 1 है, तो मुझे ये पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं बनने देना। तो अगर x की वैल्यू को मैं छोटा करता जाऊं तो x की वैल्यू छोटा करते करते मैं कहां तक जा सकता हूं ताकि ये नेगेटिव बनना ना शुरू हो जाए। नेगेटिव बनने से पहले 0 बनेगा, तो मुझे ये पता है कि ये 0 कब बन रहा है, x इक्वल टू 1 पे। तो अगर 1 से छोटा नंबर रख रहा हूं तो मैं ये 0 से नीचे जा रहे हैं, नेगेटिव बन रहे हैं, तो मुझे पता है कि x की वैल्यू 1 से नीचे नहीं जा सकती, क्योंकि x की वैल्यू 1 पे 0 बन गया। x की वैल्यू 1 से छोटी रखी तो रूट के अंदर नेगेटिव आने लग जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू x की 1 होनी चाहिए, ये ऑब्जर्वेशन से कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि रूट ऑफ x माइनस 1 की वैल्यू बढ़ते बढ़ते घटते घटते तो पता चल गया 1 से नीचे नहीं जा सकते। अगर x की वैल्यूज बढ़ानी शुरू की तो मुझे बस ये ध्यान रखना है इसके अंदर जो वैल्यू रखी हुई है ये 1 से बड़ी भी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू है वो साइन की वैल्यूज है, साइन की वैल्यू -1 से +1 के बीच में रहनी चाहिए, तो ये वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती। ये वैल्यू 1 कब बन जाएगी? जब x की वैल्यू को मैं 2 रखूंगा, 2 - 1 1, 1 का स्क्वायर रूट 1। तो 2 से बड़ी वैल्यू x की नहीं रख सकता, क्योंकि 2 से बड़ी वैल्यू रखते ही ये वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी। स्क्वायर रूट ऑफ 1.1 भी बड़ा मिलेगा 1 से। तो ये 1 से 2 के बीच में ही वैल्यूज होनी चाहिए। तो आप ऐसे ऑब्जर्व करके भी लिख सकते हो। ये थोड़ा सा ज्यादा लॉजिकल तरीका है। ये अगर ऑब्जर्वेशन से करना हो, अगर इनइक्वालिटी में बिल्कुल ही पत्ता साफ हो, तो आप इस तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हो कि x की वैल्यूज में बढ़ाता जाऊंगा तो कहां तक बढ़ा सकता हूं, घटाता जाऊंगा तो कहां तक घटा सकता हूं। तो घटते 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 मुझे दिखाई दे जाएगा कि x की वैल्यू रेंडमली रख के देखो कि 0 रख रहा हूं तो अलाउड है, नहीं रूट -1 बन रहा है, 1 रख रहा हूं तो अलाउड है, रूट 0 तो ठीक है। तो इसका मतलब 1 से नीचे जा रहा हूं तो नेगेटिव बन रहा है, तो 1 होना चाहिए मिनिमम। बढ़ाते बढ़ाते क्या मैं 10 रख सकता हूं?
10 रखूंगा तो √9 3 बन रही है वैल्यू, ये तो नहीं हो सकती, ये तो वैल्यू साइन की वैल्यूज है। तो मतलब ये वैल्यू मैक्सिमम बन सकती है 1 कब बनेगी, जब x की वैल्यू 2 रखूंगा। तो 2 से आगे नहीं रखना है, 1 से पहले नहीं रखना है, तो 1 से 2 के बीच में होना चाहिए। तो अगर बिल्कुल ही समझ में ना आए तो ऐसे ऑब्जर्वेशन से कर सकते हो, अदरवाइज ये इसका प्रॉपर लॉजिकल तरीका है जो नॉर्मल इनइक्वालिटीज से करते। चलो इस क्वेश्चन को देखो। -1 से 1 के बीच में पूरी की पूरी वैल्यूज, बीच वाली भी, मतलब ये -1 से लेके 1 तक की सारी वैल्यूज इंक्लूडिंग है -1 और 1। देखते हैं साइन इनवर्स के अंदर -x² लिखा हुआ है। हमें क्या ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स के अंदर जो वैल्यू रखी जाए वो साइन की वैल्यूज की रेंज में ही रहनी चाहिए। जो -x² है वो किस रेंज में रहना चाहिए, साइन की वैल्यूज -1 से 1 के बीच में रहती है, उसी रेंज में रहना चाहिए। अब देखो x की वैल्यूज को ढूंढने की कोशिश करो। अगर सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बना +1 x² और ये बना -1। सबको क्या किया है, -1 से मल्टीप्लाई किया। अगर नेगेटिव नंबर से सबको मल्टीप्लाई किया है तो इन इक्वालिटीज उल्टी हो जाएंगी, लेस देन वाला साइन हो जाएगा ग्रेटर देन। ये बोल रहे हैं कि ऐसी x की वैल्यूज ढूंढो जिसका स्क्वायर 1 से छोटा हो, -1 से बड़ा हो। तो आप ऑब्जर्व करके देख सकते हो x² तो हमेशा ही पॉजिटिव रहता है, तो -1 से तो हमेशा बड़ा ही रहेगा, तो ये इनइक्वालिटी तो हमेशा ही सच है, इधर तो देखने की जरूरत नहीं। मुझे बस ऐसा देखना है कि x की वो वैल्यूज जिनका स्क्वायर 1 से छोटा हो। किन का स्क्वायर 1 से छोटा रहेगा, वैल्यूज इमेजिन करके देखो। 0 का स्क्वायर 0 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, आगे निकल गए। तो इसका मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव साइड तो 1 से आगे नहीं जानी चाहिए, नेगेटिव साइड जाओगे। -1 का स्क्वायर 1 होता है, -2 का स्क्वायर 4 होता है, आगे निकल गए -2 पे भी, तो ये वैल्यू 1 से -1 के बीच में होनी चाहिए। ये तो है तुक्के वाला तरीका, मतलब ऑब्जर्वेशन वाला तरीका। प्रॉपर तरीका ये है कि आप इसको वेवी कर्व से कर सकते हो कि 1 को इधर ले आओ, 0 > x² - 1। अगर वेवी कर्व हल्का फुल्का ध्यान हो 11th क्लास का तो इस तरीके से करते हैं कि इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। ये रहेगा 0 > x + 1 x - 1। एक तरफ 0 दिया हो, अगर वेवी कर्व में दिक्कत हो तो अपने जो चैनल है उस पर वीडियो अपलोडेड है, 11th क्लास के लिए अपलोडेड है, तो उसमें आप वेवी कर्व वाला टॉपिक एक बार देख लेना, हार्डली 20 मिनट्स का टॉपिक होगा, तो उसमें समझ में आ जाएगा। तो एक तरफ 0 हो, दूसरी तरफ फैक्टर्स हो, तो हम इसका रफ स्केच बनाते हैं। पहले इसके रूट्स लिख लो। ये 0 कहां पर बनता है, 0 बनेगा ये x = 1 पे, और ये 0 बनेगा x = -1 पे। इन दो वैल्यूज पे 0 बन रहा है, और उसके बाद 1 से आगे वाली वैल्यू पे देखो पॉजिटिव बन रहा है कि नेगेटिव, -1 से 1 के बीच में देखो पॉजिटिव बन रहा है कि नेगेटिव, -1 से छोटी वैल्यूज पे देखो पॉजिटिव बन रहा है कि नेगेटिव, और बस वो वाले साइन लगा दो। जैसे 1 से बड़ी वैल्यू रखूं इसमें, तो 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू रख लो, 2 रख लिया, 2 + 1 3, 2 - 1 1, पॉजिटिव वैल्यू बन रही है, तो इधर की तरफ ये बन रहा है पॉजिटिव। -1 और 1 के बीच में 0 आता है, 0 पे वैल्यू चेक करूंगा, 1 × -1 बन रहा है, -1 से 1 के बीच में नेगेटिव बनेगा। -1 से छोटी वैल्यू रखेंगे, अगर -4 रख दिया, -4 + 1 नेगेटिव, -4 - 1 नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू बन रही है, तो ये बनेगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये इसका रफ स्केच है। क्या पूछ रहे हैं कि ये जो वैल्यू है ये 0 से छोटी होनी चाहिए। 0 से छोटी होने का मतलब है नेगेटिव होनी चाहिए। नेगेटिव कब हो रही है वैल्यू, -1 से +1 के बीच में, तो -1 से +1 के बीच में होनी चाहिए। क्या =0 होना अलाउड है, =0 होना अलाउड है, तो रूट्स पे ये जो वैल्यू 0 बन रही थी ये पॉइंट्स भी अलाउड है, तो -1 भी अलाउड है और 1 भी अलाउड है। तो यही आंसर यहां से आएगा। ये थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीका है, ये थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन वाला तरीका है कि x की वैल्यू कहां से कहां तक मैं रख सकता हूं, कि जिसका स्क्वायर 1 से छोटा हो, तो अगर आप ध्यान दोगे जिसका स्क्वायर 1 से छोटा हो तो वैल्यूज -1 से 1 के बीच में ही आनी चाहिए। ये वेवी कर्व से भी कर सकते हैं। क्लियर है? देखो कोई डाउट हो तो इसमें एक बार। सही बात, चले आगे। वेवी कर्व बता दूं, एक बार रिकैप करवा दूं जो आपने 11th क्लास में बहुत अच्छे से किया हुआ है। अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है x - 1 x - 2 > 0, वेवी कर्व का यूज वहां पर किया जाता है जहां पे इनइक्वालिटी की एक तरफ तो 0 दिया हो, दूसरी तरफ फैक्टर्स दिए हो। फैक्टर्स चाहे मल्टीप्लिकेशन में हो, चाहे डिवाइड में हो, चाहे इसकी पावर में कुछ दिया हो,
तो सब केसेस में हम वेवी कर्व लगा सकते हैं। बस ध्यान रखना है एक तरफ 0 दूसरी तरफ फैक्टर्स होने चाहिए, फैक्टर मतलब मल्टीप्लीकेशन में टर्म्स होनी चाहिए। जब भी इसको सॉल्व किया जाता है तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये, सबसे पहले एक तरफ 0 और दूसरी तरफ ये इंश्योर करो कि सब कुछ मल्टीप्लीकेशन में, फैक्टर्स मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि ये जो एक तरफ रखा हुआ ये एक्सप्रेशन है, हम इसका रफ स्केच बनाना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं ये जो वैल्यू है ये कब तो पॉजिटिव होती है कब नेगेटिव होती है। क्यों देखना है? क्योंकि इसे 0 से कंपेयर किया गया है। जब पॉजिटिव होगा तो ये ग्रेटर देन 0 बन रहा होगा, जब ये नेगेटिव होगा तो लेस देन 0 बन रहा होगा। तो इसीलिए मैं बस इसका साइन देखना चाहता हूं। साइन से मुझे पता चल जाएगा कब ये ग्रेटर देन 0 है कब ये लेस देन 0 है। तो इसको मैं साइन देखना चाहता हूं कि इसके साइन कैसे रहते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कि इसके रूट्स को लोकेट करो। रूट्स मतलब ये 0 कब बन रहा है, ये 0 बनेगा या तो ये 0 बन जाए या फिर ये 0 बन जाए, तभी 0 बन सकता है। तो एक x इज इक्वल टू 2 रूट होगा, एक x इक्वल टू 1 रूट होगा। ये लिख लिए रूट्स। उसके बाद आप बस ये वैल्यूज चेक करो, इन रूट्स के बीच में कौन सा साइन है, इन रूट्स के बाहर कौन सा साइन है। अगर बिल्कुल ही ध्यान रखने की जरूरत ना लगे तो उसको ये कर सकते हैं, 2 से आगे कोई भी वैल्यू पुट कर दो, 1 और 2 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट कर दो, 1 से पहले कोई भी वैल्यू पुट कर दो और साइन देखते चलो इधर पॉजिटिव साइन बन रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव साइन बन रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव साइन बन रहे हैं। जो साइन उस वैल्यू पे बनेगा वही साइन इसके बीच में सब वैल्यूज पे बनेगा। जो साइन 2 से आगे बनेगा वही साइन सारी की सारी आगे वाली वैल्यूज पे बनेगा। तो आप 2 से आगे 1 2 के बीच में और 1 से पहले वाली वैल्यू पे साइन चेक करो, इसका साइन आपको पता चल जाएगा कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव। जैसे 2 से आगे कोई भी नंबर ले लो, आप 3 ले लो, 10 ले लो, 100 ले लो, सेम बात है। 100 मैंने लिया तो 100 - 1 पॉजिटिव, 100 - 2 पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो 2 से आगे हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। चाहे आप 100 पे चेक करो चाहे 3 पे चेक करो, पॉजिटिव ही बनना है। 1 से 2 के बीच में वैल्यू चेक करनी है तो मैं 1.5 पे चेक कर लेता हूँ। 1.5 रखूं मैं, 1.5 - 1 पॉजिटिव वैल्यू, 1.5 - 2 नेगेटिव वैल्यू। पॉजिटिव नंबर इंटू नेगेटिव नंबर बनेगा। तो 1 और 2 के बीच में नेगेटिव बन रहा है तो सारी वैल्यूज पे नेगेटिव दिखाई देगा। 1 से पहले कोई भी वैल्यू रख के देखो, 1 से पहले सिंपल सी वैल्यू आती है 0, तो 0 पे वैल्यू पुट करके देखो, 0 पुट करोगे तो बनेगा -1 नेगेटिव इंटू -2 नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव बनेगा पॉजिटिव, तो इधर बनेगा पॉजिटिव साइन। तो ये इस एक्सप्रेशन की वैल्यूज को दिखा रहे हैं, कब तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव है, कब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव है, कब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव। इसका हमने ये रफ स्केच बना लिया, कब ये पॉजिटिव कब नेगेटिव। अब देखते हैं कि ढूंढना क्या था। ये ढूंढना था कि जो एक्सप्रेशन है वो 0 से बड़ा कब है, पॉजिटिव कब है। पॉजिटिव हमने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, यहाँ पे मार्क किया हुआ है। तो ये पॉजिटिव वैल्यूज देता है x की वैल्यू 2 से आगे और x की वैल्यू 1 से पहले। तो मैं लिख सकता हूँ कि -∞ से 1 तक और 2 से लेके इनफाइनाइट तक ये पॉजिटिव वैल्यू देता है। ये 1 और 2 इसके रूट्स थे, 1 पे और 2 पे इसकी वैल्यू 0 बनती है। तो आपको चेक करना है क्या इक्वल टू 0 अलाउड है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोला हुआ है तो ये जो 1 और 2 है ये अलाउड होंगे। 1 और 2 को इंक्लूड कर लो। इंक्लूड करने का मतलब होता है वहां पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा देना। इसका मतलब है कि 1 इंक्लूडेड है पॉइंट, 2 भी इंक्लूडेड है। राउंड ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये जो कोने वाला पॉइंट है वो इंक्लूडेड नहीं है। इनफाइनाइट इतना बड़ा कोई नंबर नहीं है जिसको मैं इंक्लूड कर सकूं या एक्सक्लूड कर सकूं, ये कंसेप्ट है। इसलिए इनफाइनाइट को हमेशा ही एक्सक्लूड किया जाता है, चाहे इनफाइनाइट आपके फेवर में हो चाहे ना हो। तो इनफाइनाइट पे हमेशा ओपन ब्रैकेट मतलब कि इंक्लूडेड नहीं होता है, और जो ये नंबर्स हैं 1 और 2 ये इंक्लूडेड। तो आपका सोल्यूशन हो जाएगा -∞ से 1 तक और 2 से इनफाइनाइट के नंबर्स को आप यूज कर सकते हो। ये जो एक्सप्रेशन है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 बनेगा। बात सही समझ में आया? तो अगर कभी भी अगर बेसिक्स में दिक्कत हो तो ये मैन्युअली चेक करो, 2 से आगे कैसा साइन है, इसके बीच में कैसा साइन है, इसके बीच में कैसा साइन, रूट बना लो, साइन चेक कर लो, वही साइन लिख लो और फिर देखो इनइक्वालिटी क्या बोल रही। सबसे सिंपल तरीका यही, कुछ याद करने की जरूरत नहीं। ऑड नंबर ऑफ रूट्स, इवन नंबर ऑफ रूट्स, ये रूट वो रूट कुछ याद नहीं रखना। वैल्यूज मैन्युअली चेक करो, इसके बीच में कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव, काम चल जाएगा।